साथियों 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पे सैनिक कार्रवाई करते हुए उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसके पत्नी को बंधक बना लिया है। बंधक बनाकर वो अमेरिका के न्यूयॉर्क जो सिटी है वहां पर फेडरल कोर्ट में पेश किया। बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। ये घटना 3 जनवरी को है। पूरी दुनिया 2026 के आगमन में हैप्पी न्यू ईयर मना रही थी और डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक वेनेजुएला पे आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। आइए जानते हैं कि वेनेजुएला पे आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है, मूल कारण क्या है, आखिर ये आक्रमण क्यों किया गया है और इस वैश्विक परिदृश्य में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक भूमिका क्या है। क्या आज भी वो इस वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका प्रासंगिक रखा है, क्या वो एक न्यूट्रल संस्था है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों 3 जनवरी को यूएसए ने वेनेजुएला पे आक्रमण कर दिया। वेनेजुएला दक्षिण अफ्रीका का एक विकासशील देश है। अमेरिका ने जो आक्रमण किया है उसका मूल कारण क्या है? तो पहला कारण यह बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो भी इसके पास पर्याप्त मात्रा में है। तो अमेरिका का जो नजर है वो भविष्य में जो ऊर्जा संकट है उसको ध्यान में रखते हुए वो तेल पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। दूसरे बिंदु की बात करें तो वैचारिक टकराव है। अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था है और वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सोशलिज्म भी दो प्रकार का होता है, एक रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म जिसके समर्थक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद उसको कहा जाता है, और एक है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो फेबियनवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में लोकतांत्रिक तरीके से सोशलिज्म लाने की बात है, लोगों का कल्याण करने की बात है, सरकार ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं लाती है और जो सत्ता का संचालन होता है उसमें चुनाव भी होते हैं, लोकतंत्र के पूरे नियम पालन किए जाते हैं। पर है तो फिर भी ये सोशलिज्म ही, तो इसमें सरकारी नियंत्रण ज्यादा होता है। जो तेल है, जब भी हमने पहले मुद्दा पे बात किया कि तेल का बृहद भंडार है, जो वेनेजुएला ने तेल का नेशनलाइजेशन कर दिया। जैसे इंदिरा गांधी ने हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। तो एक उदाहरण लेते हैं, अगर बैंक किसी एक प्राइवेट व्यक्ति का है लेकिन जैसे नेशनलाइजेशन किया जाएगा तो पूरा बैंक जो है वो सरकार का हो जाएगा, आम जनता के हित में उसका संचालन किया जाएगा। प्रॉफिट जो होगा अब वो कोई व्यक्ति जो है वो उसको नहीं ले पाएगा, वो सरकार का कंट्रोल चला जाएगा। तो वेनेजुएला में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा है। अमेरिका की जो तेल की कंपनियां हैं वो जाकर के वहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अमेरिका ने अपने रणनीति के तहत पूरे वैश्विक नियम का उल्लंघन करते हुए, गुंडा राज का परिचय देते हुए वेनेजुएला पे सैनिक कार्रवाई कर दिया और राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, आप ऐसे कह सकते हैं। और उस पे अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि नार्को टेररिज्म फैला रहे थे, ये ड्रग्स तस्करी कर रहे थे। इसके वजह से अमेरिका में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुद्दा तो ये बताया जा रहा है, इंटरनेशनल में आपको बताना ही पड़ेगा, कोई कारण तो देना ही पड़ेगा, और ये सब चीजें अफवाह है और मुद्दा को भटकाने का है। और किसी तरीके से अमेरिका के जो प्रभुत्व है और अमेरिका की जो नीति है उसको सही ठहरा दे कि हाँ हमने इस कारण से किया है, इसके बारे में है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति शक्ति का संघर्ष है, मार्गेंथौ ने इसको कहा था। यानी कि शक्ति किसी तरीके से एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से ज्यादा राष्ट्रीय हित की पूर्ति करते हुए अपने शक्ति को मैक्सिमाइज करना है। अमेरिका की जो ये नीति है निश्चित ही इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस वजह से आदर्शवादी विचार को महत्व देने वाले जो विद्वान हैं वो चिंतित है, और यही यथार्थवादी विचार को मानने वाले लोग कह रहे हैं ये तो होना ही था। इस वैश्विक परिदृश्य में यूएनए पे सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उभर के आ रहा है कि क्या वो आज प्रासंगिक है। हम बीए से लेकर एमए तक हमने कई बार इस क्वेश्चन को अपने क्लासरूम में भी चर्चा किया और एग्जाम में भी कई बार इस प्रश्नों का उत्तर दिया कि क्या यूएनओ प्रासंगिक है, और हमेशा जैसे तैसे करके सिद्ध करना पड़ता है। पर इस घटना के बाद यूएनओ अब प्रासंगिक है। फिर से एक बड़ा चुनाव,
फिर से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके सामने लग गया है। कहा जाता है निश्चित ही कि जो पूरी व्यवस्था है वो नियमों के आधार पर चलेगी, बिना नियम के कैसे होगा। पर ये नियम किस लिए हैं? जब एक शक्तिशाली, महाशक्तिशाली राष्ट्र एक विकासशील, गरीब और छोटे देश पे आक्रमण कर देता है और उसके संप्रभुता जो 1648 की वेस्टफेलिया की संधि की अवधारणा है, उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करते हुए उसके संसाधनों को अपने हक में कर लेता है, अपने कब्जा में कर लेता है, ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है। इन सभी मुद्दों पे यूएनओ ने दुख जताई है और ये कहा है कि ये निंदनीय है। बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई, क्या व्यवहार में कुछ नहीं हो सकता? क्या अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए क्या उसको प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने तानाशाही राजनीति के तहत वो इसका प्रश्न का उत्तर देना वाकिफ नहीं समझते और अपनी राजनीति अंधधूत वो करते जा रहे हैं और वैश्विक नियमों को उन्होंने ताक पे रख दिया है और अमेरिका फर्स्ट की नीति को वो अमल में ला रहे हैं। हर तरीके से अपने राष्ट्रीय हित का परिचय दे रहे हैं। इसके वजह से आज जो चाइना है उसको ताइवान पे हमला करने का और रूस जो है उसको यूक्रेन पे हस्तक्षेप करने का लाइसेंस मिल जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले इन देशों पे आरोप लगाया जा सकता था, उनको खड़ा कराया जा सकता था, प्रश्न पूछा जा सकता था, लेकिन आज अगर चाइना किसी छोटे देश पे अगर हमला कर देता है, रूस अगर किसी देश पे हमला कर देता है, तो उससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? क्योंकि यूएनओ और बाकी जो संस्थाएं हैं वो यूएसए के नेतृत्व में चल रही है। जब बाप ही गुंडागर्दी पे उतर गया तो बेटा अगर छोटा सा गलती कर दे तो उसको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ बेटा की जो बात है, आप गलत ना समझें, आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो बाप को भी मात देने की स्थिति में है। आप इन सभी मुद्दों पे क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।